गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग चैप्टर नंबर 10 हिंदी लिटरेचर से चैप्टर नंबर 10 अपूर्व अनुभव पढ़ेंगे। अपूर्व अनुभव के राइटर है तेत्सुको कुरियानागी। तेत्सुको कुरियानागी जो है वो अपूर्व अनुभव चैप्टर नंबर 10 के लेखक हैं। यहाँ इस कहानी में, इस पाठ के बारे में तेत्सुको कुरियानागी ने बताया है कि तोतो चान विश्व साहित्य की एक अमूल्य निधि है। तोतो चान, इस कहानी में तोतो चान का नाम आया है। तो तोतो चान जो है वो विश्व की एक अमूल्य निधि है जो मूलतः जापानी भाषा में लिखी गई है। तोतो चान एक साहित्य का नाम है जो जापानी भाषा में लिखा गया है। इसका अनुवाद विश्व की कई भाषाओं में हो चुका है। इसका अन्य भाषाओं में भी रूपांतरण किया गया है। यह एक ऐसी अद्भुत पाठशाला और उसमें पढ़ने वाले बच्चों की कहानी है जिनके लिए रेल के डिब्बे कक्षाएं थी, गहरी जोड़ों वाले पेड़ पाठशाला का गेट, शाखा बच्चों के खेलने के कोने, और पेड़ की जो शाखा थी वो बच्चों के खेलने के कोने थे। इस अनोखे स्कूल के संस्थापक थे श्री कोबायाशी। ये जो स्कूल था इसके संस्थापक श्री कोबायाशी हैं। लेखिका स्वयं इस स्कूल की छात्रा थी और ये जो लेखिका हैं तेत्सुको, ये उस स्कूल की छात्रा भी रह चुकी थी। उन्हीं के बचपन के अनुभव पर आधारित है पुस्तक तोतो चान का यह अंश। तोतो चान जो पुस्तक है उसी का यह अंश है अपूर्व अनुभव, जिसमें लेखिका उस स्कूल में पढ़ती थी। उनका पठन पाठन वहीं से हुआ था। तो आइए अपूर्व अनुभव तोतो चान से लिया गया ये संकलन हम पढ़ते हैं। सभागार में शिविर लगने के 2-3 दिन बाद तोतो चान के लिए एक बड़ा साहस करने का दिन आया। तोतो चान के लिए एक बड़ा साहस करने का दिन आया था सभागार में शिविर लगने के बाद। इस दिन उसे यासुकी चान से मिलना था। यासुकी चान जो थे उनसे मिलना था। इस भेंट का पता न तो तोतो चान के माता पिता को था और ना ही यासुकी चान को। तोतो चान जो है ना ही उनके माता पिता को पता था और ना ही यासुकी चान के माता पिता को था कि दोनों मिलने वाले हैं। उसने यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता दिया था। तोतो चान का जो पेड़ था उस पे यासुकी चान को चढ़ने का न्योता मिला था। तोमोए के हर एक बच्चा बाग के एक एक पेड़ को अपने खुद के लिए चढ़ने का पेड़ मानता था। तोमोए जो जगह है जहां पे ये पेड़ था, उस तोमोए बाग में एक एक पेड़ को अपने खुद के चढ़ने के लिए बच्चे अपना अपना पेड़ मानते थे। वहां तोतो चान का पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से में कोहोत्सुबत्सु जाने वाली सड़क के पास था। उसी बगीचे के बाहर एक पेड़ था जिसे तोतो चान अपना मानती थी। उसका चढ़ने जाओ तो पैर फिसल कर नीचे आ जाता था। उस पर जब चढ़ा जाता था तो पैर फिसल के नीचे आता था। पर ठीक से चढ़ने पर जमीन से कोई 6 फुट ऊंचाई पर एक द्विशाखा तक पहुंचा जा सकता था। अगर ध्यान से चढ़ा जाए तो जमीन से 6 फुट ऊंचे द्विशाखा यानी उस पेड़ का 2 शाखा वहां से हो जाता था, तो उस पर चढ़ने का मौका मिलता था। बिल्कुल किसी झूले की आरामदेह जगह थी। यह किसी झूले पे आरामदेह जगह जो होती है वैसे ही ये 2 शाखा जहाँ पे था वो वैसा महसूस होता था। तोतो चान अक्सर खाने की छुट्टी समय या स्कूल के बाद ऊपर चढ़ी मिलती थी। तोतो चान इसी 2 शाखा पर बैठी हुई हमेशा मिलती थी। वहां से वह सामने दूर तक ऊपर आकाश को या नीचे सड़क पर चलते लोगों को हमेशा देखा करती थी। बच्चे अपने अपने पेड़ों को निजी संपत्ति मानते थे। जो भी बच्चे वहां थे वो अपने अपने पेड़ों को निजी संपत्ति, अपनी संपत्ति मानते थे। किसी दूसरे के पेड़ पर चढ़ना हो तो उसे पहले शिष्टता से चढ़ने के लिए अनुमति लेनी पड़ती थी। यह पूछना पड़ता था कि क्या मैं आपके पेड़ पे चढ़ जाऊं, थोड़ी देर बैठ जाऊं। यासुकी चान को पोलियो था। एक जो बच्चा था जिसे तोतो चान ने अपने पेड़ पे चढ़ने का न्योता दिया था, उसका नाम था यासुकी चान। उसको पोलियो था, इसलिए वह न तो किसी पेड़ पर चढ़ पाता था और न ही किसी भी पेड़ को अपनी निजी संपत्ति मानता था। अतः तोतो चान ने उसे अपने पेड़ पर आमंत्रित किया था।
यासुकी चान का कोई पेड़ नहीं था, तो इसलिए तोतो चान ने उसे अपने पेड़ पर चढ़ने के लिए आमंत्रित किया था। पर यह बात उन्होंने किसी से भी नहीं बताई थी, क्योंकि अगर बड़े सुनते तो जरूर उन्हें डांट पड़ती। घर से निकलते समय तोतो चान ने माँ से कहा था कि वह यासुकी चान के घर डेनेन चोफू जा रही है। चूंकि वह झूठ बोल रही थी, क्योंकि वह झूठ बोल रही थी, इसलिए उसने माँ से आंखें नहीं मिलाई। नीचे देखते हुए वो उसने ऐसी बात बोली। वह अपनी नजरें जूतों के फीतों पर गड़ आए, जूतों के फीतों पर देख रही थी। रॉकी उसके पीछे पीछे स्टेशन तक आया। जाने से पहले उसे सच बताए बिना तोतो चान से रहा नहीं गया। मैं यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ाने वाली हूँ, उसने बताया। जब तोतो चान स्कूल पहुंची तो रेल पास कर उसके गले के आसपास हवा में उड़ रहा था। यासुकी चान उसे मैदान की क्यारियों के पास मिल गया। यासुकी चान भी आ चुका था, मैदान की क्यारियों के पास वह उसे मिला। गर्मी की छुट्टियों के कारण सब सूना पड़ा हुआ था। यासुकी चान उसके पास जमा यासुकी चान उससे एक ही वर्ष बड़ा था, पर तोतो चान को वह अपने से बहुत बड़ा लगता था। यासुकी चान एक साल बड़ा था तोतो चान से, परंतु तोतो चान को बहुत बड़ा लगता था। जैसे ही यासुकी चान ने तोतो चान को देखा, वह पैर घसीटता हुआ उसकी ओर बढ़ा। क्योंकि उसके पैर में पोलियो था, इसलिए वो पैर को घसीटता हुआ वहां पहुंचा। उसके हाथ उसकी चाल को स्थिर करने के लिए दोनों ओर फैलाए हुए था। तोतो चान उत्तेजित था। वे दोनों कुछ ऐसा करने वाले थे जिसका भी किसी को भी पता नहीं था। वह उल्लास से ठिठियाकर हंसने लगी। यासुकी चान भी हंसने लगा। दोनों बच्चे सबसे छुपा के कुछ अलग करने वाले थे, इसलिए दोनों एक दूसरे को देखकर हंस रहे थे। तोतो चान यासुकी चान को अपने पेड़ की ओर ले गई और उसके बाद वह तुरंत चौकीदार के छप्पर की ओर भागी। जहाँ चौकीदार रहता था उसके छप्पर की तरफ वो गई। जैसा उसने रात को तय कर लिया था, वहां से वह एक सीढ़ी घसीटती हुई लाई। उसे तने के सहारे ऐसे लगाया जिससे वह द्विशाखा तक पहुंच जाए। सीढ़ी को पेड़ से सटा के लगाया ताकि जो भी चढ़े वो द्विशाखा तक आराम से पहुंच जाए। वह कुर्सी से ऊपर चढ़ी और सीढ़ी के किनारे को पकड़ लिया। तब उसने पुकारा, ठीक है, अब ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। यासुकी चान के हाथ पर इतने कमजोर थे कि वह पहली सीढ़ी पर भी बिना किसी सहारे के नहीं चढ़ पाया। इस पर तोतो चान नीचे उतरे और यासुकी चान को पीछे से धकियाने लगे। उसको पोलियो था, इसलिए वो चढ़ नहीं पाता था। फिर यासुकी चान नीचे आकर के उसको धक्का देने लगी, पर तोतो चान थी छोटी सी, नाजुक सी। तोतो चान बहुत छोटी थी, इससे अधिक सहायता नहीं कर पाती। यासुकी चान ने अपना पैर सीढ़ी पर से हटा लिया और हताश होकर सिर झुकाकर खड़ा हो गया। तोतो चान को पहली बार लगा कि काम उतना आसान नहीं है जितना उसने सोच रखा था। अब क्या करे वह? फिर सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं, कैसे इसे पेड़ पे चढ़ाऊं। यासुकी चान उसके पेड़ पर चढ़े, यह उसकी हार्दिक इच्छा थी। बहुत उसका मन था कि यासुकी चान मेरे पेड़ पर चढ़े। यासुकी चान के मन में भी उत्साह था। वह उसके सामने गई। उसका लटका हुआ उदास चेहरा देख तोतो चान को उसे हंसाने के लिए गाल फुला फुला कर तरह तरह के चेहरे बनाने लगे। ठहरो एक बात सूझी, फिर बोलती है, ठहरो एक बात सूझी। फिर वह चौकीदार के छप्पर की ओर दौड़ी और हर एक चीज उलट पुलट कर उसको या कुछ याद आया और दौड़ के गई और चौकीदार के हर एक चीज को उलट पलट कर देखने लगी। आखिर उसे एक तिपाई सीढ़ी मिली जिसे थामे रहना भी जरूरी नहीं था। तिपाई सीढ़ी था, उसको उठा करके लाई। वह तिपाई सीढ़ी घसीट कर लाई तो अपनी शक्ति पर हैरान होने लगी कि कैसे उसे ये तिपाई सीढ़ी जो है खींच के आ गई, और वह उसे लाई और द्विशाखा तक खड़ा कर दिया। देखो अब डरना मत, उसने बड़ी बहन की तरह आज्ञा से कहा। यह डगमगाएगी नहीं, और उसको समझाया कि यह जो तिपाई सीढ़ी है यह डगमगाएगी नहीं, तुम डरना नहीं, इस पे आराम से चढ़ो। यासुकी चान ने घबराकर तिपाई सीढ़ी और पसीने से तरबतर तोतो चान की ओर देखा। उसे भी काफी पसीना आ रहा था। उसने पेड़ की ओर देखा और तब निश्चय के साथ पांव उठाकर पहली सीढ़ी पर रखा। उन दोनों को यह बिल्कुल भी पता न था कि कितना समय यासुकी चान को ऊपर चढ़ने में लगा होगा। बिल्कुल भी उन लोगों को अंदाजा नहीं था। सूरज का ताप उन पर पड़ रहा था, पर दोनों का ध्यान यासुकी चान के ऊपर तक पहुंचने पर लगा था। उन लोगों ने कोशिश की किसी भी तरह यह ऊपर चढ़ जाए। तोतो चान नीचे से उसका एक एक पैर सीढ़ी पर धरने में मदद कर रही थी।
उसने सिर से वह उसके पिछले हिस्से को भी स्थिर करती रही। यासुकी-चान पूरी शक्ति के साथ जूझ रहा था और आखिरकार वह ऊपर पहुंच ही गया। हुर्रे! पर उसे अचानक सारी मेहनत बेकार लगने लगी। तोतो-चान तो सीढ़ी पर से छलांग लगाकर द्विशाखा तक पहुंच गई, पर यासुकी-चान की सीढ़ी से पेड़ पर लाने की हर कोशिश बेकार रही। यासुकी-चान सीढ़ी थामे तोतो-चान की ओर ताकने लगा। तोतो-चान की रुलाई छूटने लगी। उसने चाहा था कि यासुकी-चान को अपने पेड़ पर आमंत्रित कर तमाम नई नई चीजें दिखाएगी, पर वह रोई नहीं। उसे डर था कि उसके रोने पर यासुकी-चान भी रो पड़ेगा। हिम्मत से उसने काम लिया। उसने यासुकी-चान को पोलियो से चिपकी और अकड़ी उंगलियों वाला हाथ अपने हाथ में थाम लिया। उसने खुद के हाथ से वह बड़ा था, उंगलियां भी लंबी थी। देर तक तोतो-चान उसका हाथ थामे रही, तब बोली, तुम लेट जाओ, मैं तुम्हें पेड़ पर खींचने की कोशिश करती हूँ। लास्ट में उसने कहा, तुम लेट जाओ, मैं तुमको खींचूंगी, पेड़ पर कोशिश करती हूँ खींचने की। उस समय द्विशाखा पर खड़ी तोतो-चान द्वारा यासुकी-चान को पेड़ की ओर खींचते अगर कोई देखता तो वह जरूर डर से चीख ही उठता। उसे वे सच में जोखिम उठाते ही दिखाई देते। पर यासुकी-चान को तोतो-चान पर पूरा भरोसा था और खुद भी यासुकी-चान के लिए भारी खतरा उठा रही थी। अपने नन्हे हाथों से पूरी ताकत से यासुकी-चान को खींचने लगी। बादल का एक बड़ा टुकड़ा बीच बीच में छाया करके उन्हें कड़कती धूप से बचा भी रहा था। काफी मेहनत के बाद दोनों आमने सामने पेड़ की द्विशाखा पर थे। आखिर उनकी मेहनत रंग लाई और दोनों पेड़ की शाखा पर बैठ गए। पसीने से तरबतर अपने बालों को चेहरे से हटाते हुए तोतो-चान ने तब सम्मान से झुक कर कहा, मेरे पेड़ पर तुम्हारा स्वागत है। यासुकी-चान डाल के सहारे खड़ा था। कुछ झिझकता हुआ वह मुस्कुराया। तब उसने कहा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? उस दिन यासुकी-चान ने दुनिया की एक नई झलक दिखी यासुकी-चान को, जिसे उसने पहले कभी भी नहीं देखा था। तो ऐसा होता है पेड़ पर चढ़ना, यासुकी-चान ने खुश होते हुए कहा। वे बड़ी देर तक पेड़ पर बैठे बैठे इधर उधर की गप्पे लड़ाते रहे। मेरी बहन अमेरिका में है, उसने बताया कि वहाँ एक चीज होती है, टेलीविजन। एक चीज होती है अमेरिका में, उसका नाम है टेलीविजन। यासुकी-चान उमंग से भरा बात बता भी रहा था। वह कहती है कि जब वह जापान में आ जाएगा तो हम घर घर बैठे बैठे ही सुमो कुश्ती देख सकेंगे। वह कहती है टेलीविजन एक डिब्बे जैसा होता है, और टेलीविजन के बारे में उसकी बहन ने जितना बताया था वो उसे उसको बता रही थी। तोतो-चान उस समय यह तो ना समझ पाई कि यासुकी-चान के लिए जो कहीं भी दूर तक नहीं चल सकता था, घर बैठे चीजों को देख लेने के क्या अर्थ होंगे। यासुकी-चान को समझ में नहीं आया। वह तो यह भी सोचती रही कि सुमो पहलवान घर में रखे किसी डिब्बे में कैसे समा जाएंगे। उनका आकार तो बड़ा होता है, पर बात उसे बड़ी लुभावनी लगी। उन दिनों टेलीविजन के बारे में कोई नहीं जानता था। पहले यासुकी-चान से ही तोतो-चान ने उसके बारे में सुना। किसके बारे में? टेलीविजन के बारे में। पेड़ मानो गीत गा रहे थे। पेड़ जो थे जिसपे वो बैठे थे, लग रहा था मानो वो गीत गा रहे हैं। दोनों बेहद खुश थे। यासुकी-चान और तोतो-चान दोनों बेहद खुश थे। यासुकी-चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह पहला और अंतिम मौका था। तो स्टूडेंट, ये रहा अपूर्व अनुभव। यासुकी-चान और तोतो-चान दोनों छोटे बच्चे थे, जिसमें एक को पोलियो था और दूसरे ने उसकी मदद करके पेड़ पर चढ़ाया। ये पेड़ पर चढ़ने का अनुभव उसका पहला और आखिरी था। इन्होंने साहस किया और पेड़ पे चढ़ा। हमें भी निरंतर साहस करना चाहिए, साहस से काम करना चाहिए। तो स्टूडेंट, आपने ये चैप्टर 10 अपूर्व अनुभव अच्छे से पढ़ा। इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।